तो एक बार फिर से ये सवाल आ गया है कि 2024 के चुनावों का तीसरा चरण आखिरकार कौन जीत रहा है। देखिए, इस बार इज्जत का सवाल है और आगे जब आप शो देखेंगे तो आपको राजनीति पता चलेगी कि इस बार कैसे बात इज्जत पर आ गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए तीसरे चरण में कहां-कहां चुनाव है, सारी डिटेल्स, कौन-कौन सी सीटें, किन वीआईपी सीटों पर आखिरकार सबकी नजर रहने वाली है। तीसरा, किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा होगी। चौथा, कितने प्रत्याशियों पर आपराधिक केस है और ये आंकड़े देखकर मैं आपको सही बता रही हूं, आप शॉक हो जाएंगे। पांचवा, पिछले चुनावों का गणित क्या था, क्योंकि आपको पिछले चुनावों में भी ये जानना जरूरी है कि आखिरकार उस सीट पे कौन जीता था और इस बार किस-किस कौन-कौन सी सीट पर किस-किस चेहरे का मुकाबला है। तो नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि तीसरे चरण में कहां-कहां चुनाव हैं। देखिए, मैंने आपके लिए सारी सीट्स यहां पर सामने लिख दी हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। असम में तीसरा चरण है, 4 आखिरी की सीटें जो बची हुई थी 4 मैंने आपके लिए लिख रखी हैं, उस पर चुनाव है। बिहार में भी तीसरा चरण है, उसमें 5 सीटों पर चुनाव है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण पे ये 7 आखिरी, देखिए दूसरा ये गलती से लिख दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण 7 आखिरी सीटें, यानी छत्तीसगढ़ और असम में ये लास्ट मुकाबला है और जो सीटें बची हुई हैं वो सामने मैंने आपके लिए लिख दी हैं। फिर देखिए, गोवा में तीसरा चरण, 2 ही कुल सीटें हैं और इन 2 पर ही चुनाव है। गुजरात में तीसरा चरण, यानी एक ही चरण में पूरी की पूरी 26 सीटों पर चुनाव है। हालांकि 26 सीटों सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि एक सीट तो बीजेपी निर्विरोध जीत गई है, आप सबको पता है। तो अब यहां पर सिर्फ 25 पर ही जो है मुकाबला होना है, क्योंकि जो सूरत की सीट है वो ऑलरेडी बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। उसकी कहानी आप सबको पता होगा, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, कर्नाटक में तीसरे चरण में 14 जो आखिरी की सीटें हैं, सब मैंने आपके लिए लिखी हैं, इस पर चुनाव है। फिर महाराष्ट्र में आ जाइए, 11 सीटों पर चुनाव है। मध्य प्रदेश में 8 पर, उत्तर प्रदेश में 10 पर, बंगाल में 4 पर और दादरा व नागर हवेली और दमन दीव पर 2 सीटों पर चुनाव है। अब दूसरा और तीसरा पॉइंट यही है कि जो इतनी सारी सीटें हैं उस पे आखिरकार आप सबकी नजरें, यानी पूरी जनता की नजरें, हमारी नजरें किन किन सीटों पर है, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी परीक्षा इस बार होने वाली है। तो वीआईपी सीट्स और इंपॉर्टेंट चेहरे सब आप इस पॉइंट में समझिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा सीट पे, जहां से एसपी सिंह बघेल बीजेपी से वर्सेस एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र कदम वर्सेस पूजा अमरोही बसपा से। तो देखिए, बघेल 2019 से तकरीबन 2,10,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन कम हो सकता है। इसकी वजह है क्षत्रिय समाज का भारी विरोध। बीजेपी का वोट बैंक कम होता है तो इसका फायदा बीएसपी को हो सकता है, क्योंकि बीएसपी हर बार यहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी रही है। अब यूपी की बदायूं सीट की बात कर लेते हैं। अखिलेश के चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव यहां पर चुनावी मैदान में है वर्सेस दुर्विजय शाक्य बीजेपी से वर्सेस मुस्लिम खान बीएसपी से। तो देखिए, वेस्ट यूपी की सीट बदायूं जो है वो सपा का गढ़ मानी जाती है। शिवपाल यहां से अच्छा चुनाव लड़ सकते थे, मगर उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव के लिए ये सीट छोड़ दी। अब आदित्य गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे समझ रहे हैं, ये उनका पहला भी चुनाव है। शुरुआत की बात करती हूँ तो धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनावी मैदान में थे, वे बदायूं से 2 बार सांसद भी रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने एन वक्त पर शिवपाल के नाम का ऐलान कर दिया और शिवपाल ने आदित्य की यानी अपने बेटे की पॉलिटिकल एंट्री करवा दी। अब बात करते हैं यूपी की बरेली सीट पर, जहां पर बसपा का प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में यहाँ फाइट भाजपा और सपा के बीच भी है। बरेली से भाजपा के पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है, वहीं सपा के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल को दिया, इसलिए यहाँ बीजेपी के अंदर कलह दिख रही है। अब बात करते हैं रत्नागिरी सीट की, जहाँ पर बीजेपी के 72 वर्षीय नारायण राणे का मुकाबला शिवसेना के यानी उद्धव गुट के 2 बार के सांसद विनायक राउत से हो रहा है। नारायण राणे कोंकण के कुंडाल विधानसभा क्षेत्र में 6 बार विधायक रह चुके हैं। अब अगर मैं एमपी की भोपाल सीट की बात करती हूं तो यहां से बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है और 2019 के मुकाबले इस चुनाव में तकरीबन 2.5 लाख वोटर ज्यादा है। मोटे तौर पर बात करें तो 56% हिंदू हैं और 40% आबादी मुस्लिम है। देखना यह है कि जीते हुए प्रत्याशी का टिकट काटकर नए उम्मीदवार को मैदान में उतारना बीजेपी को बहुमत की तरफ ले जाएगा या भारी पड़ जाएगा। अब छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की सीट रायपुर के बारे में बात करते हैं। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता रहा, वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया था। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है और उनके सामने चुनौती है जीत के मार्जिन की। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। बिहार में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा एवं खगड़िया सीटों पर जेडीयू को अपनी जीती हुई सीटें बचानी है और आरजेडी प्रत्याशियों के सामने जीत के साथ ही मत प्रतिशत का भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती है। और अगर गुजरात की बात करती हूँ तो गुजरात की सूरत सीट तो बीजेपी निर्विरोध जीत ही चुकी है और अब देखना है कि क्या बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का गुस्सा सीटों का नुकसान करवा पाएगा या नहीं, और राजकोट सीट क्या पुरुषोत्तम रूपाला के कारण गंवा बैठेगी बीजेपी। अब बात करते हैं गुजरात की गांधीनगर सीट की, जहां पर अमित शाह दूसरी बार मैदान में है। साल 2019 में 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो यहां पर जीते थे। शाह से पहले इस सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का दबदबा था। इस सीट पर शाह को हराना विपक्ष के लिए ना के बराबर मुश्किल है और पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी बीजेपी की तरफ से मैदान में है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट की, जो कि एसपी का गढ़ माना जाता है। सपा ने अपनी मौजूदा सांसद डिंपल यादव को यहां पर उतारा है और डिंपल यादव अखिलेश की पत्नी है और साल 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यहां से जीती थी। इसके पहले डिंपल यादव कन्नौज का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में डिंपल को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने शिकस्त दे दी थी। इस बार तो डिंपल की बेटी भी अदिति, जो कि अपने माँ बाप के लिए प्रचार कर रही हैं लोगों के बीच जाकर, और खूब वायरल भी हो रही हैं। यहाँ इंडिया का पक्ष यानी इंडिया गठबंधन का पक्ष काफी मजबूत है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बारामती सीट के बारे में, जो कि एनसीपी का गढ़ है, लेकिन पार्टी में टूट के बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ एनसीपी शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को उतारा है इंडिया की तरफ से, जबकि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को एनडीए की तरफ से उतारा है। यहाँ की जीत पर कयास लगाना लगभग मुश्किल है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव इधर बताया जा रहा है। दिग्विजय का मुकाबला यहाँ के 2 बार के बीजेपी सांसद रोडमल नागर से होगा। रोडमल नागर ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का खुद का ये कहना है और वो भावुक भी हो गए थे कि वो इस बार उनका आखिरी चुनाव होगा और वो कांग्रेस की तरफ से हैं। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान, गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं और ऐसे पॉपुलर और दिग्गज लोगों को हराना मुश्किल माना जा रहा है। इस बार तो महाराजा सिंधिया के पत्नी और बेटे आर्यमन भी इंटरनेट पर प्रचार करते हुए हर जगह वायरल हैं। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस से 3 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। दोनों ही लोग चर्चित है, लेकिन यहाँ पर अधीर की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। मुकाबला टीएमसी के लिए मुश्किल और बीजेपी का बहुत कम चांस है। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमई हावेरी और बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र शिवमोगा से चुनाव लड़ रहे हैं। धारवाड़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बेलगाम में जगदीश शेट्टार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। असम की धुबरी सीट पर भी गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। यहाँ से बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे हैं और काफी पॉपुलर हैं। अब आपने राजनीति, सीटें और चेहरे देख लिए, तो चौथा पॉइंट यह है कि कितने प्रत्याशियों पर आपराधिक केस हैं। तो देखिए ये जो आंकड़ा है, तीसरे चरण में लगभग 1352 प्रत्याशी यानी 1352 प्रत्याशी हैं और इनमें से 244 आरोपी हैं, यानी उनके ऊपर आपराधिक केस है। और अगर मैं आपको पार्टी वाइज बताती हूं तो 82 बीजेपी प्रत्याशियों में से 22 पर केस है, 68 कांग्रेस प्रत्याशियों में से 26 पर केस है। और अगर मैं आरजेडी की बात करती हूं तो तीनों के तीनों जो मैदान पर हैं उनके ऊपर केस चल रहा है। उद्धव के 5 में से 5 प्रत्याशियों में से 4 पर केस है, शरद पवार के 3 प्रत्याशियों में से 2 पर केस है, एसपी यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश की पार्टी 10 में से 5 प्रत्याशियों पर केस है, जदयू 3 में से 1 पर और टीएमसी में 6 प्रत्याशियों में से 1 पर केस है, यानी 18% दागी है प्रत्याशी। और ये किसकी रिपोर्ट है? ये एडीआर की रिपोर्ट है। 172 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर मामले हैं, उसमें भी अगर मैं आपको कैटेगराइजेशन बता देती हूँ एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से, तो 5 पर मर्डर केसेस, 24 पर अटेम्प्ट टू मर्डर, 17 पर हेट स्पीच केस,
38 पर महिला अपराध, 2 पर रेप केस और 42 पर देखिए सीटों पर रेड अलर्ट है। अब रेड अलर्ट कहां होता है कि जहां पर सारे जो प्रत्याशी होते हैं उन पर कोई ना कोई केस होता है। तो ये 42 ऐसी सीटें हैं जहां पर रेड अलर्ट है। अब पांचवा पॉइंट है कि आखिरकार पिछले चुनावों का गणित क्या है। तो देखिए अब आपको यह जान लेना चाहिए कि जितने भी सीटें इस बार तीसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, उस पे पिछली बार यानी 2019 में क्या हुआ। तो देखिए असम की मैं बात करती हूं तो 1 सीट बीजेपी ने जीती, 1 सीट कांग्रेस ने, मतलब धुबरी जो है वो AIUDF ने जीती और बारपेटा कांग्रेस ने, कोकराझार इंडिपेंडेंट ने और गुवाहाटी बीजेपी ने। बिहार में JDU ने 3 जीती, बीजेपी ने 1 और LGP ने 1। ये सारा मैंने आपके लिए लिख रखा है कि कौन सी सीट आखिरकार किस पार्टी ने जीती। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में 6 बीजेपी ने जीती और 1 जो कोरबा सीट है वो कांग्रेस ने जीती। फिर आप ये देख लीजिए उत्तर, तो उत्तर बीजेपी और दक्षिण, ये मैं गोवा की बात कर रही हूँ, गोवा में 2 सीटें हैं तो उसमें जो उत्तर सीट है वो बीजेपी ने जीती और जो दक्षिण की सीट है वो कांग्रेस ने जीती। देखिए इसमें भी उत्तर गोवा में बीजेपी जीत रही है और दक्षिण में कांग्रेस। तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भारत में भी यही हो रहा है कि जो हिंदी राज्य हैं उसमें बीजेपी का दबदबा है और थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो कांग्रेस बाजी मार देती है। फिर देखिए गुजरात में सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि 1-2 सीट्स ऐसी हैं जहां पर सबकी नजरें हैं और क्षत्रिय समाज का गुस्सा हर जगह फैल चुका है। यहां तक कि यूपी राजस्थान में भी आ गया है, जो कि आग गुजरात से उठी थी। अब देखना यह होगा कि गुजरात में कहीं खाता ना खोल दे कांग्रेस और बीजेपी के लिए परेशानियां ना बढ़ जाए। कर्नाटक की सारी 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी, महाराष्ट्र में एनसीपी ने 3, शिवसेना ने 4 और बीजेपी ने 3। और अब आपको पता होगा कि एनसीपी भी 2 भागों में बट गई है और शिवसेना भी, एक उद्धव की, एक शिंदे की और इसमें एक शरद पवार की, एक अजीत पवार की। मैंने आपके लिए लिख दिया है कि कौन कौन सी सीटें कौन कौन सी पार्टी ने जीती थी। ये देखिए सारा आपको पता चल जाएगा, लेकिन टोटल मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे देखिए एमपी की सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती। यहाँ पर 29 कुल सीटें हैं और सारी की सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती, लेकिन सिर्फ एक छिंदवाड़ा को छोड़कर जहाँ पर नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी। और मध्य प्रदेश में सिर्फ वो एक इकलौती सीट है जहां पर कांग्रेस जीती थी 2019 में। उत्तर प्रदेश की बात करती हूं तो बीजेपी ने जो इस बार चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण में, उसमें से 8 सीट बीजेपी जीत चुकी है और 2 पे समाजवादी पार्टी। ये मैंने आपके लिए नीचे लिख रखा है। बंगाल में देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बंगाल में देख लीजिए बीजेपी 1, कांग्रेस 1 और टीएमसी ने 2, और ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। और अगर आप दादरा की बात करते हैं तो इस पे शिवसेना जीती थी और दमन और दीव की बात करते हैं तो इस पे बीजेपी जीती थी। तो अब ये जो रिकॉर्ड है 2019 का, वो इन सारी पार्टियों या तो जिन्होंने जीती हुई सीट है वो कायम रख पाते हैं या फिर वो गवा देते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।